अद्यतन हिंदी आलोचना पर जब हम इस तरह दृष्टि डालते हैं तो हमें यह ज्ञात भी होता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि का युग, जिसको हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की आलोचना के रूप में देखते हैं, उन पारंपरिक मानदंडों में, उन आलोचना के बीज शब्दों में, उन अवधारणात्मक शब्दों में भी एक परिवर्तन होता चला गया। हिंदी की अपनी जो आलोचना पद्धति थी वह धीमी पड़ने लगी और उस पारंपरिक आलोचना पद्धति का स्थान अब ये नवीन आलोचना पद्धति और नवीन आलोचना की शब्दावली ये लेने लगी। एक नया साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उसमें नए मूल्य बोध को, नई सृजनशीलता को परखने की जरूरत लगने लगी, महसूस की जाने लगी। नई पद्धति को जोड़ना, आलोचना की नई पद्धति को आत्मसात करना, यह अब आवश्यक प्रतीत होने लगा। इस तरह कलात्मकता, मौलिकता, प्रासंगिकता, ये अब मुद्दे जितने भी थे, ये जो जितने भी विचारणीय बिंदु थे, अब इन पर नई दृष्टि से, नई सोच से चिंतन मनन किया जाने लगा। यानी कलात्मकता किसको माने, मौलिकता किसको माने, प्रासंगिकता के अर्थ क्या हैं, इनको भी नए सिरे से, नई दृष्टि से अब विचारणीय बनाया गया। किसी भी रचना के लिए अब बाहरी तत्वों के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य की भी परख एक साथ किए जाने पर बल दिया जाने लगा। यानी आलोचना अब रचना और रचनाकार को समग्रता के साथ देखना चाहती है। उसे खंड खंड करके कि ये अलंकार है, ये छंद है, यह ध्वनि है, इस रूप में नहीं, कविता को, रचना को एक समग्रता के साथ विवेचित करने के लिए आंतरिक और बाह्य तत्वों की समीक्षा, उसके सौंदर्य परक मूल्यों की समीक्षा एक साथ किए जाने पर अब बल दिया जाने लगा। रचना और रचनाकार पर परिवेश एवं परिस्थिति जन्य दबावों को तथा प्रभावों को भी आलोचना दृष्टि से जोड़कर मूल्यांकित किया जाने लगा। अब परिवेश महत्वपूर्ण हुआ, परिस्थिति महत्वपूर्ण हुई, प्रेरक बिंदु और कारण महत्वपूर्ण हो गए, बाह्य दबावों पर भी, रचना की सृजनशीलता पर कौन से दबाव काम करते हैं, किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है, इन सब को भी आलोचना का हिस्सा बनाया गया। आलोचना अब सृजन का पुनर्सृजन बनती दिखाई देने लगी। यानी वो सृजन से पुनर्सृजन की ओर बढ़ी, उसकी प्रासंगिकता अब निर्विवाद होने लगी। किसी भी रचनाकार का विवेचन, विश्लेषण अब रचनाकार के जीवंत अनुभवों से सीधा साक्षात्कार बनने लगा, दिखाई देने लगा। सौंदर्य बोध, सौंदर्य चेतना, सौंदर्य ग्रहण करने की शक्ति, इन सब को भी आलोचना से जोड़ा गया और अब सार्थक और विश्वसनीय बनाया गया इन सब को कि जो सौंदर्य है वह क्या है रचना में, उसकी भाषा में, उसकी वस्तु में, उसकी अभिव्यक्ति में, उसकी संप्रेषणीयता में, और रचनाकार की सौंदर्य दृष्टि के साथ साथ उसकी सौंदर्य चेतना के विविध आयाम क्या है, वह सौंदर्य को कैसे और कितना आत्मसात करता है और करवाने का प्रयत्न करता है, वह युगबोध के परिवर्तन को आलोचना में कितना शामिल करता है, बदलते हुए समय और समाज को, उसकी चेतना को रचनाकार ने रचना से कितना जोड़ा है, इसको भी आलोचना का हिस्सा बनाया जाने लगा। नए रागबोध, नई संवेदनात्मकता, संवेदनात्मक घटक, इन सब को
देखने का प्रयत्न, सैद्धांतिक मान्यताओं और व्यावहारिक समीक्षाओं से आलोचना की नई आधारशिला का निर्माण, ये सब हमें धीरे धीरे उद्घाटित होता दिखाई देने लगा। इसका मतलब है आलोचना ने और आलोचक ने बदलती संवेदना के धरातल को अनुभव किया, महसूस किया। साहित्य के आंतरिक राग तत्वों का, राग बोध का अनुभव किया, मूल्यांकन किया और सैद्धांतिक मान्यताओं और व्यावहारिक समीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में आलोचना को जोड़ा। आलोचकों ने नए मानदंडों को आधार बनाकर समीक्षा आलोचना की कसौटी को ही बदल डाला। ऐसे आलोचकों का नाम यदि हम लें तो कह सकते हैं अज्ञे उनमें महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी कविता और गद्यात्मक रचनाओं में भी मनोविश्लेषण को प्रधानता दी, मनोविज्ञान को प्रधानता दी, अस्तित्ववाद को प्रधानता दी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो कवि भी हैं, गद्यकार भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, उन्होंने आलोचना के नए आयामों को उद्घाटित करने का काम भी किया। ऐसे ही मुक्तिबोध प्रतिष्ठित और बड़े कवि हैं। अंधेरे में जैसी कविता, कुकुरमुत्ता जैसी कविता, बहुत सी कविताओं से उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की। कामायनी पर उनकी समीक्षा। लेकिन मुक्तिबोध के जो आलोचना के सिद्धांत हैं वो भी निश्चित रूप से एक अपना विशिष्ट स्थान बनाने लगे। रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही, केदारनाथ सिंह, मलयज, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, ये सब रचनाकार भी हैं, कवि भी हैं, गद्यकार भी हैं और बहुत समादृत आलोचक के रूप में भी आलोच्य कर्म करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई देते हैं। इन सब ने मिलकर आलोचना की दिशा भी बदली। वह जो शुक्ल युगीन या शुक्ल पूर्व युग की या शुक्लोत्तर युग की आलोचना थी, उसकी जो दिशा थी, उसकी जो दशा थी, उसको बदलने का प्रयत्न किया। इन आलोचकों के नए चिंतन ने सृजनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया। यानी आलोचना में भी क्रिएटिविटी, रचनाधर्मिता, सृजनशीलता, इसको समाहित किया। सन 61 में मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक से जो आलोच्य ग्रंथ लिखा था, वो इस परिवर्तन और इस क्रांतिकारी आलोचना कर्म का उद्घोष था। मुक्तिबोध ने साहित्य के रसवादी और छायावादी चिंतकों पर सोच समझकर बड़ी मात्रा में आक्रमण किया, क्योंकि कामायनी ही प्रगतिवादी शक्तियों के विरुद्ध एक शस्त्र का काम करने वाली वैश्विक स्तरीय रचना थी। तो मुक्तिबोध की यह रचना, जिसमें उन्होंने आलोचना के रहस्यवादी, सौंदर्यवादी, भाववादी, रूपवादी, अध्यात्मवादी, प्रतीकवादी, अस्तित्ववादी, बिंबवादी, न जाने कितने खतरों से, कितनी चुनौतियों से संघर्ष किया, उसका सामना किया। हिंदी समीक्षा को इनसे बचकर रहने की वकालत भी की, नसीहत दी। तो हिंदी मुक्तिबोध की जो आलोचना थी, निश्चित रूप से वो एक सकारात्मकता के साथ हमारे सामने आई। ऐसे में मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक दो पुस्तकें हैं बड़ी प्रसिद्ध, एक तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, और दूसरी पुस्तक है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी तथा मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के नए प्रतिमानों को लागू कर कामायनी की आलोचना की और सामंतवादी, साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी ताकतों के व्यक्तित्व तथा चरित्र को समझने समझाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1964 में मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखी और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी आलोचना दृष्टि की भिन्नता और नवीनता को भी स्थापित किया।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा और साहित्य की गरिमामंडित परंपराओं को खोजा, अपनी नई आलोचना दृष्टि का परिचय दिया और रामविलास जी ने मार्क्सवादी विचार को अपने नजरिए से समझने की कोशिश की। मार्क्सवाद के प्रगतिशील तत्वों का उपयोग उन्होंने आलोचना में विधिवत किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के समर्थन और स्वीकृति के लिए इसको अनुकूल बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। रामविलास जी ने अपने आलोचना कर्म में भारतीय लोक परंपराओं के साथ साथ क्लासिकल भारतीय साहित्य की उदात्त भावभूमि को भी अत्यधिक महत्व दिया। इसका मतलब कि जो पारंपरिक एक आलोचना दृष्टि थी, मूल्य परंपरा थी, उसको इस आलोचना के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने, व्याख्यायित करने का प्रयत्न भी रामविलास शर्मा ने किया। उनकी आलोचना दृष्टि में निराला, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल का स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने, रामविलास शर्मा ने जितनी भी आलोचना ग्रंथ प्रस्तुत किए, उनमें महाप्राण निराला, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार हैं, बड़ा कद रखते हैं। इनको जो युग की धारा को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिनकी रचनाओं से उनके युग की पहचान भी होती है, उनकी समीक्षा करने का प्रयत्न किया। निराला की साहित्य साधना एक दुर्लभ ग्रंथ है जो 1969 में रामविलास शर्मा की व्यावहारिक समीक्षा का प्रमाण बनकर हमारे सामने आई। पूरे भारतीय समीक्षा जगत में यह किसी कवि की ऐसी विशद आलोचना समीक्षा इससे पहले कभी नहीं हुई। यह अपने आप में एक विलक्षण रचना है, अकेली रचना है। रामविलास शर्मा की अन्य पुस्तकों में परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, 1977 में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 1977, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं जो रामविलास शर्मा की विलक्षण प्रतिभा के, समीक्षा दृष्टि के, आलोचना दृष्टि के परिचायक बनकर आते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध आदि करने वाले सभी हिंदी सेवियों को ये पुस्तकें एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई। गहन गंभीर चिंतन, सुदीर्घ अनुभव, ये सब इन पुस्तकों के माध्यम से रामविलास शर्मा की अप्रतिम प्रतिभा के परिचायक बनकर हमारे सामने आते हैं। रामचंद्र शुक्ल विरोधी आलोचकों को रामविलास शर्मा ने करारे उत्तर दिए। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध भी किया। देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्यिक परंपरा का समर्थन भी किया। उनका यह कार्य हर देश प्रेमी और जनवादी लेखक और पाठक के लिए बहुत दिलचस्प बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, नामवर सिंह ने किया। उस विरोध का मूलभूत कारण था कि शुक्ल जी का इतिहास और इतिहास दर्शन, संत साहित्य विवेचन, रीतिकाल का दरबारी साहित्य होना तथा छायावाद। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन सभी आलोचनात्मक मुद्दों का उत्तर लोक जागरण और हिंदी साहित्य पुस्तक में विधिवत विस्तार के साथ दिया। रामविलास जी ने रामचंद्र शुक्ल को उनकी उस गरिमा मंडित प्रतिष्ठा से उद्घाटित किया। उनके उस प्रदेय से हम कितने उपकृत हैं इससे अवगत कराया। उन्होंने यह भी लिखा कि आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल में मूल अंतर यह है कि सामंती संस्कृति की इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी जनमानस को बाहर निकाल रहे थे, द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ठेल रहे थे। दोनों में यही अंतर था। रामविलास शर्मा ने यह भी सिद्ध किया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधिकांश सामग्री शुक्ल जी की ही ली है, बजाय कृतज्ञ होने के वे उन्हें ही ललकारते भी दिखाई देते हैं। ये रामविलास शर्मा ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन पर, उनके आलोच्य कर्म पर, आलोचना के कार्य पर
ये इस तरह की टिप्पणियां की हैं। वो कहते हैं कि शुक्ल जी से ही वो उपकृत हैं, शुक्ल जी के सिद्धांतों का ही विस्तार वो करते हैं, लेकिन शुक्ल जी की मान्यताओं को नकारते भी हैं। तो कृतज्ञता इसका बोध उनमें होना चाहिए। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तकों में कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज, इस पर टिप्पणी करते हुए रामविलास जी ने बेबाकी से लिखा कि हिंदी आलोचना से शुक्ल जी को बाहर कर दीजिए, तंत्र मंत्रवाद और रीतिवाद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। राजनीति और साहित्य में साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी परंपरा के तिरस्कार का नाम है कविता के नए प्रतिमान। अब कविता के नए प्रतिमान जैसी पुस्तक जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखित है, उसके विषय में बहुत बेबाकी से ये टिप्पणी रामविलास जी करते हैं। रामविलास जी की एक विशेषता है कि वो जो कुछ महसूस करते हैं, प्रतीत करते हैं, उसे निडरता से, प्रामाणिकता से वो स्थापित भी करते हैं। इसलिए कविता के नए प्रतिमान पर उन्होंने कहा कि शुक्ल जी को बाहर करके आप हिंदी कविता और उसकी आलोचना के उद्भव विकास को नहीं देख सकते। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी आलोचनात्मक संघर्ष में प्रवेश करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि। उसमें नगेंद्र जी ने आचार्य शुक्ल के योगदान को स्वीकार किया, उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया, प्रतिष्ठित किया और लिखा कि वे न कभी शास्त्र चिंतन में खोए, न मनोविज्ञान की गुत्थियों में उलझे और न प्राचीन और नवीन आलोचना शास्त्र की तथाकथित मौलिक उद्भावनाओं से आतंकित और भयभीत हुए। स्वानुभूत मूल्यों के आधार पर विकसित यह आत्मविश्वास निरंतर उनकी आलोचना को दृढ़ता और गांभीर्य प्रदान करता रहा है। नगेंद्र जी ने भी शुक्ल जी के प्रदेय को ससम्मान सादर स्वीकार किया, उसका अभिवादन किया और माना कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का योगदान अप्रतिम है, अतुलनीय है, अनुपम है। आचार्य शुक्ल के अवदान को, उसके महत्व को स्वीकृति मिलती चली गई। परिणामतः शुक्ल जी की आलोचना और इतिहास दृष्टि पर ही अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक जागरण और हिंदी साहित्य, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल विचार कोश, अजित कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत, कृष्णदत्त पालीवाल, रामचंद्र शुक्ल सुरेश त्यागी, रामचंद्र शुक्ल विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साक्षात्कार पत्रिका का रामचंद्र शुक्ल विशेषांक, ऐसे तमाम आचार्य संपादक सोमदत्त और इसी तरह बहुत सी आलोचकों ने भी शुक्ल जी की पुस्तकों को, शोध प्रबंध आदि जो उन पर लिखे गए, उन सबको केंद्र में रखकर शुक्ल जी के प्रदेय को, उनके अवदान को उद्घाटित किया, रेखांकित किया, उजागर किया और हिंदी आलोचना को एक नई दिशा देने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका को विधिवत उल्लिखित किया। नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज लिखकर आचार्य द्विवेदी की साहित्य दृष्टि को समझने समझाने का एक गंभीर प्रयास तो किया। इसे हिंदी की सृजनात्मक आलोचना का उदाहरण भी कह सकते हैं। अज्ञेय मूलतः आलोचक नहीं थे, किंतु उन्होंने भी अनेक ग्रंथ हिंदी आलोचना को दिए, जैसे आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आल बाल, लिखि कागद कोरे, जोग लिखी, संवत्सर, अद्यतन, आत्मपरम, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेख, केंद्र और परिधि आदि। चौथा सप्तक और पुष्करणी की अज्ञेय द्वारा लिखित आलोचनात्मक भूमिकाएं भी हिंदी आलोचना, अद्यतन हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम जानते हैं कि पुस्तकों के भले ही वो काव्य ग्रंथ हों या गद्य के ग्रंथ हों, उनकी लंबी सुदीर्घ भूमिकाएं वो भी आलोचना के मानक और मानदंडों को उद्घाटित करती हैं। विजय देव नारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस लिखकर आलोचना के एक नए आयामों को उद्घाटित किया। शमशेर ने काव्यानुभूति की बनावट और इन दो निबंधों ने हिंदी आलोचना में अपनी विशेष भूमिका दर्ज की। विजय देव नारायण शाही ने मध्यकालीन सूफी कवि जायसी पर भी लिखा और शुक्ल जी के जायसी विषयक चिंतन को और आगे बढ़ाया, एक तरह से गति दी। उन्होंने लिखा कि जायसी अपने समाज और उसमें प्रचलित सत्ता संघर्ष को देख रहे थे। उनकी विवशता यह भी थी कि उन्होंने इस समूचे परिदृश्य को नई
पूर्वाग्रहहीन आंखों से देखा और उन्होंने इस विराट ट्रेजेडी और के साथ इस अभियान की व्यर्थता को भी देखा और उनके समाज को भी मथने का काम जो किया उसको भी उद्घाटित किया। विजय देव नारायण शाही ने इतिहास और परंपरा, गोदान, राजनीति और साहित्य, जनवादी साहित्य, साहित्य क्यों, धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष तत्वों की तलाश, हिंदी साहित्य और उनके आसपास, ऐसे बहुत सारे चिंतन परक निबंध लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने हिंदी आलोचना को नई दृष्टि और नया चिंतन फलक दिया। नई कविता, नवलेखन, समसामयिक कविता के विशिष्ट आलोचकों में अगर हम नाम देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त, मलयज, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्ययुगीन हिंदी काव्य धारा, भाषा और संवेदना, अज्ञेय आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी पुनर्मूल्यांकन तथा नवलेखन, ऐसी अद्भुत रचनाएं उन्होंने दी। साहित्य की संवेदना को, साहित्य की संरचना को, उसकी काव्य भाषा को, कविता की भाषा को, मध्ययुगीन कविता की भाषा को विशेष रूप से, और भाषा और संवेदना के अंतर संबंध को देखने का प्रयत्न किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी अद्यतन हिंदी आलोचना में ससम्मान नाम उल्लेखित होता है। ऐसी अनेक पुस्तकों में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष, ऐसी रचनाएं लिखकर हिंदी आलोचना जगत में प्रवेश किया और बहुत महत्वपूर्ण प्रदेय अवदान उनका भी रहा। धर्मवीर भारती की बहुत चर्चित, प्रसिद्ध और अनुसरणीय और पाठ्य पुस्तक है साहित्य और मानव मूल्य। दूसरा, पश्यंती उनकी समालोचना को, आलोचना दृष्टि को व्यक्त करने वाली दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता शक्ति और सीमा, ऐसी रचनाओं का सृजन करके, लेखन करके हिंदी आलोचना को समृद्ध करने का प्रयास किया। डॉक्टर रघुवंश की साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य भी बड़ी चर्चित और उल्लेखनीय पुस्तक है। रघुवंश भी एक सुविचारित चिंतन करने वाले समालोचक रहे। डॉक्टर जगदीश कुमार की नई कविता की चेतना, नई कविता, विलायती संदर्भ, शमशेर का काव्यालोक, ये भी महत्वपूर्ण तीनों पुस्तकें मानी जाती हैं। और कृष्णदत्त पालीवाल की भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, सर्वेश्वर और उनकी कविता, नंदकिशोर आचार्य की अज्ञेय की काव्य तितीक्षा, डॉक्टर हरदयाल की आधुनिक हिंदी कविता का अभिव्यंजना शिल्प, डॉक्टर नरेंद्र मोहन की लंबी कविताओं का रचना विधान, केदारनाथ सिंह की आधुनिक हिंदी कविता का बिंब विधान, मलयज की कविता से साक्षात्कार, दूधनाथ सिंह की निराला आत्मन्ता आस्था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की समकालीन हिंदी कविता और परमानंद श्रीवास्तव की समकालीन कविता का व्याकरण, ऐसी अनेक रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि साक्षी हैं कि आलोचना कार्य क्षेत्र में बहुत से आलोचकों ने निरंतर अपनी भूमिका निभाई। अशोक वाजपेयी ने फिलहाल जैसी रचना लिखी और ऐसी ही आलोचनात्मक रचनाएं हमें साठोत्तर के बाद यानी 60 के बाद मिलती हैं, जिन्होंने हिंदी आलोचना को संपन्न किया, समृद्ध किया, दिशा दी, दशा उसकी बदली। रमेशचंद्र शाह ने इतिहास चिंतन और परंपरा और संस्कृति पर विशेष बल दिया। छायावाद की प्रासंगिकता जैसी रचना से रमेशचंद्र शाह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और इस पुस्तक के लेखन से उन्होंने एक मजबूत आलोचक की दावेदारी प्रस्तुत की। रमेशचंद्र शाह ने जयशंकर प्रसाद पुस्तक से भी अपनी आलोचना दृष्टि से परिचित कराया। वागर्थ पत्रिका में तथा समानांतर आदि संग्रहों में काव्य समीक्षा, कहानी समीक्षा आदि को रमेशचंद्र शाह ने कई ऊंचाइयों तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। मार्क्सवादी समीक्षकों में रमेश कुंतल मेघ और नेमीचंद जैन का नाम उल्लेखनीय है। रमेश कुंतल मेघ की रचनाओं में आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मध्ययुगीन रस दर्शन, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, क्योंकि समय एक शब्द है, ऐसी रचनाओं के नाम उल्लेखनीय हैं।
नेमिचंद जैन ने अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनतांत्रिक, ऐसी बहुत सी रचनाएं हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उपस्थित कराई, प्रस्तुत की। इसी तरह बच्चन सिंह, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी आदि ने भी बहुत से महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर हिंदी आलोचना को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया। हिंदी आलोचना जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन यह हुआ कि अब आलोचना ने अपने दायरे तय कर लिए, जैसे सौंदर्य शास्त्र विषयक आलोचना, जैसे शैली विज्ञान विषयक आलोचना, जैसे कथा समीक्षा विषयक आलोचना, नाटक और एकांकी विषयक आलोचना, रंगमंच विषयक आलोचना, अन्य गद्य विधाओं विषयक आलोचना, भाषा शास्त्र विषयक आलोचना, कथा साहित्य विषयक आलोचना में मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, मार्कंडे, गंगा प्रसाद विमल, कृष्णदत्त पालीवाल, पुष्पपाल सिंह, अमरकांत, कृष्णा सोबती, कमल किशोर गोयनका आदि बहुत से समालोचकों के, चिंतकों, विचारकों के नाम लिए जा सकते हैं। गोयनका जी ने प्रेमचंद संबंधी तमाम आलोचना के ग्रंथों से एक अलग तरह की अपनी उपस्थिति दर्ज की। नाटक, एकांकी विषयक आलोचना, इनके क्षेत्र में कई नाट्य निर्देशक, नाटक अकादमियां, शैक्षिक संस्थान जुड़ गए, उन्होंने भी योगदान किया। 1980 के बाद भी डॉक्टर नगेंद्र अनेक रचनाओं पर, रचनाकारों पर लेख, निबंध और पुस्तकें लिखते रहे, संपादित करते रहे। रामविलास शर्मा की तो अनेक पुस्तकें आई भी, जो 80-81 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंडों में प्रकाशित रचना है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 खंडों में प्रकाशित रचना है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 में, हिंदी जाति का साहित्य चर्चित पुस्तक है 1986 में, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में, स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य 1992 में, इतिहास दर्शन 92 में, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारतीय नवजागरण और यूरोप, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इस तरह की अनेक पुस्तकों से रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक प्रदेय को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषा, समाज, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र और कलाओं आदि की प्रामाणिक समीक्षा करने का प्रयत्न किया। नगेंद्र जी की नई पुस्तकों में साहित्य का समाजशास्त्र 1982, मैथिलीशरण गुप्त एक पुनर्मूल्यांकन 1987, प्रसाद और कामायनी 1990, राम की शक्ति पूजा और इसी तरह विचार और अनुभूति आदि। मार्क्सवादी निष्ठा वाले अनेक आलोचक इस दौर में आलोचना कर्म कर रहे थे, जिसमें अमृत राय, विश्वंबर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, कर्ण सिंह चौहान, मैनेजर पांडे आदि सबके नाम उल्लेखनीय हैं। 1980 के बाद हिंदी आलोचना की दुनिया में अनेक आलोचक शामिल हुए। सभी का विवेचन तो यहाँ संभव नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आलोच्य विचारधाराओं में, दार्शनिक मतवादों में, राजनीतिक खेमेबंदी में आलोचना जकड़ती चली गई। अस्तित्ववाद, मानववाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, ऐसे न जाने कितने वादों में हिंदी आलोचना विभक्त हो गई, बढ़ती चली गई। नई आलोचना, नव अरस्तुवादी आलोचना, शैली वैज्ञानिक आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना, काव्यशास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, ऐसे अनेक अनुशासन बनते चले गए, आलोचना पद्धतियां जुड़ती चली गईं। अज्ञे ने रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव, नाट्य अनुभव जैसी रचनाएं लिखकर इसमें योगदान किया। इस तरह रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि भी आलोचनात्मक रचनाओं से अपना अवदान करते रहे। जगदीश चतुर्वेदी, मुद्रा राक्षस, बलदेव वंशी, नरेंद्र मोहन, प्रभाकर श्रोत्रिय, रामचंद्र तिवारी, दूधनाथ सिंह, विष्णु खरे, विष्णुकांत शर्मा शास्त्री, कल्याणमल लोढ़ा, चंद्रकांत, बांदी वडेकर, गोपाल राय, बहुत सारे नाम हैं जो कहीं किताबों की भूमिकाओं में, संपादकीय के रूप में, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों की समीक्षाओं के रूप में अपनी आलोचना दृष्टि से अवगत कराते रहे। कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना का परिवार निरंतर संपन्न, समृद्ध और विविधता से परिपूर्ण होता रहा। आगे भी इसमें निरंतर प्रौढ़ता
दिखाई देगी, आत्मसात होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।